इस सेगमेंट का जो लास्ट पार्ट है वो है हैलाइड। अब हैलाइड को आइडेंटिफाई कैसे करें, हैलाइड को आइडेंटिफाई कैसे करें, यहाँ पे इसके दो थियरी है, इसके दो तरीके हो सकते हैं इसे आइडेंटिफाई करने के। पहला तरीका है इसके साथ जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट है, और जो सेकेंड तरीका है वो है लेयर्स थ्योरी, लेयर टेस्ट। तो इन दो टेस्ट के बेसिस पे इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है उसके अंदर हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हम ये ज्यूम करके चले कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, वो नाइट्रोजन और सल्फर से बिल्कुल फ्री है, मुक्त है। अगर ऐसा है तो फिर क्या कर सकते हैं, इस वाले केस में हमने क्या करा, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया और इस सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर एसिडिफाइड AgNO3 सॉल्यूशन डाली, और AgNO3 सॉल्यूशन डालने के बाद अगर इसने AgCl का प्रेसिपिटेट दिया, AgBr की प्रेसिपिटेट दी और AgI की प्रेसिपिटेट दी, तीन पॉसिबिलिटी, अगर हेलोजन 3 है तो पॉसिबिलिटी भी 3 हो सकती है। और इन 3 के साथ जो कलर का फॉर्म है ये वाइट फॉर्म है, ये लाइट येलो और ये डार्क है। लेकिन कलर से भी हटकर एक चीज़ और भी है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्युबल है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। ये पार्ट पार्टली सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल है, मगर ये AgNO3 ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वो इनसॉल्युबल क्यों है, सॉल्युबल क्यों है, वो भी एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। इसका आंसर ये है कि अगर हमने AgCl के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करी तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स क्या बनना है, सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर कभी 2 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो इसे 2 लिखा, और ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो AgNH3(Cl) ये है वो सॉल्युबल फॉर्म। फिर ब्रोमीन के साथ क्या है, ब्रोमीन के साथ क्योंकि जो ब्रोमाइड है वो इतना बढ़िया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, और आयोडाइड तो इनसॉल्युबल है, आयोडाइड इसके साथ इनसॉल्युबल है, तो ये है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। लेकिन अगर इस सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के अंदर ऐसा हुआ, इस सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के अंदर अगर ऐसा हुआ कि NaCN भी हो, तो अगर NaCN है तो इसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, N और S है तो इसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, इसने CN क्रिएट कर सकता है, ये S क्रिएट कर सकता है सल्फाइड, और इसने Ag के साथ कंबाइन करा और क्या जनरेट करा भाई, अगर इसने Ag के साथ कंबाइन करा तो क्या जनरेट करा, AgCN या फिर Ag2S, और ये दोनों इंटरफेयरिंग रेडिकल है, ये दोनों इंटरफेयरिंग रेडिकल है। फिर AgCl के साथ रिएक्शन में ये उसे फ्रीली प्रोसीड नहीं होने दे सकते। तुमने देखा होगा ना, कई सारे लोग होते हैं जो उनका पर्पस ये होता है मेरा काम बने ना बने, सामने वाले का काम बिगड़ जाए। तो इंटरफेयरिंग रेडिकल का पर्पस ही सिर्फ इतना है, उनका अपना फ़ायदा है, नुकसान है वो सेकेंडरी मैटर है, सामने वाले का नुकसान करना है। तो इसने क्या करा, अब क्या करे, इसकी नेचर है ऐसा मान के चुप रहे नहीं, हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, हमें से लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसे भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या करा, सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर अब प्यार से एलिमिनेट होते क्या, नहीं, प्यार से एलिमिनेट हो सकते क्या लोग, नहीं हो सकते। तो कौन के HNO3 यूज करें, गर्म कर दिया बॉयल। फिर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया HCN में और H2S में, एक तो गैस है बाहर निकल गई, HCN के साथ भी इसने कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करा। अब हम यहाँ से बड़े आसानी से हैलाइड को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब अब इसके बाद अगर आपने क्लोराइड को टेस्ट करा, ब्रोमाइड को टेस्ट करा, आयोडाइड को टेस्ट करा तो उसके रिस्पॉन्स आनी है, अदरवाइज रिस्पॉन्स नहीं आती, क्योंकि ये इंटरफेयरिंग रेडिकल है, इसने हर बार एक ब्लैक प्रेसिपिटेट क्रिएट कर देना था। सिल्वर अगर ये सल्फाइड है तो इसकी प्रेसिपिटेट आ गई, और अगर वो N है तो इसकी प्रेसिपिटेट आ गई। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी पार्ट जो सेकेंड पार्ट इज द लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट के अंदर क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट यूज करा, और इसके अंदर
या तो CS2 डाल दी, या फिर CCl4 डाल दी, या फिर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O डाल दी। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रखा है कि जो ब्रोमाइड है और जो आयोडाइड है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है। दे आर मोर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन द वाटर। अब क्या होना है कि जो ब्रोमाइड है उसने क्या करा यहाँ पे Br2 क्रिएट कर दी। जो आयोडाइड है उसने खुद को क्या करा, I2 क्रिएट कर दी। अगर वहां पे एक लेयर जनरेट हो जाती है जो ऑरेंज कलर की है, ऑरेंज कलर जनरेट करी तो ब्रोमीन है, और अगर वायलेट कलर जनरेट करी तो आयोडीन है। कई बार क्या होता है, लोग इस बात को लेके बड़े परेशान होते हैं कि Cl2 वाटर का क्या मतलब है, क्लोरीन वाटर का मतलब क्या है। इसे लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं क्लोरीन वाटर। अगर तुमने इसे मिक्स करा तो यहाँ पे एक बड़ी मेजर से प्रॉब्लम होती है कि पानी के अंदर है क्या। तो अगर तुमने Cl2 और H2O को मिक्स करा, एक तो ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है नहीं, तो इन्होंने जनरेट क्या करा, HCl HCO प्लस ऑक्सीजन। प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये बेसिकली काम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने मीडियम को एसिडिक भी प्रोवाइड करा, एसिडिटी प्रोवाइड करी मीडियम के अंदर में। अगर क्लोरीन वाटर की कंपोजिशन की बात करें तो क्लोरीन वाटर के अंदर Cl नेगेटिव भी है, Cl पॉजिटिव भी है, और ऑक्सीजन भी है, और Cl2 भी है, क्योंकि ये सारे के सारे डिजॉल्व हो जाए ऐसी बात भी नहीं। तो यहाँ पे ये पार्ट भी है, यहाँ पे ये पार्ट भी है, -1 भी है, +1 भी है, और ऑक्सीजन खुद एक नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में है। तो ये लेयर टेस्ट है। एक बारी हमें फिर से क्लोराइड के टेस्ट पढ़ने हैं, मगर वो वेट रिएक्शन के अंदर पढ़ने, इसका ध्यान रखना। बोरेक्स बी टेस्ट 1900 की शुरुआत में साइंस जब डेवलप हो रही थी तो वहाँ पे एक बहुत ही क्लासिकल सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, साइंटिस्ट के सामने आया, और उन्होंने विटामिन के स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करा, क्योंकि उस जमाने में स्पेक्ट्रोस्कोपी थी नहीं, तो उन्होंने क्या यूज करा, बोरेक्स बी टेस्ट यूज करा। एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक ऐसे मेथडोलॉजी की, एक ऐसे प्रोसीजर की जो आपको कलर्ड सॉल्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। ये कलर्ड सॉल्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। कलर्ड सॉल्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुत सारों के ऊपर एप्लीकेबल है। ये किन के ऊपर, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव है, या फिर Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इन सारे कलर्ड सॉल्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर कोई सॉल्ट कलरलेस है तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होना। ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है एक छोटे से कंपाउंड के साथ, नाम क्या है, बोरेक्स। फॉर्मूले कैसे लिखते हैं बोरेक्स को, बोरेक्स का फॉर्मूले के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, Na2B4O7 10H2। एक और तरीका है जिस तरीके से इसे लिख सकते हैं, और दिस कैन बी रिटन एज Na2B4O5OH4। दोनों तरीके। सो दिस इज द बेसिक सॉल्ट बोरेक्स। क्यों लेते हैं, ये एक फ्लक्स की तरह काम करते हैं। दिस इज एक्टिंग एज ए फ्लक्स, दिस इज एक्टिंग एज ए फ्लक्स। ये हमारे किस पर्पस का है, तो ये अपने लिए कलर्ड सॉल्ट क्रिएट कर रहा है, एक बहुत ही स्पेसिफिक से कलर जो सिर्फ और सिर्फ एक आयन दे सकते हैं। ये इतना स्पेसिफिक है कि Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर अगर हमने Fe2 पॉजिटिव की बोरेक्स बी टेस्ट करी तो इसने ग्रीन कलर जनरेट करना है और इसने येलो कलर जनरेट करना है। अगर इतना स्पेसिफिक है तो हमारे बहुत काम का है। तो इस पूरी कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि हम सबसे पहले हमने बोरेक्स को थोड़ा गर्म करते ठंडा करते, गर्म करते ठंडा करते, जैसे अपने रिश्ते होते हैं ना गर्म ठंडे, वैसे करते रहते हैं। एक टाइम के बाद एक ट्रांसपेरेंट बीड बन जाती है और वो पूछते बीड का फॉर्मूला क्या है, उस बीड का फॉर्मूला क्या है और बीड के अंदर रिएक्टिव कंपोनेंट कौन से हैं। तो बीड का फॉर्मूला अगर तुमने इसे गर्म करा तो इसने एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट इज गोइंग टू जनरेट B2O3, it is going to generate B2O3 plus NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता, ये ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते। ट्राइमर बोले तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा।
B एंड O। और जितने भी बोरोन हैं इनके साइड पे एक ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, और इन नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ सोडियम पॉजिटिव, इन सबके साथ सोडियम पॉजिटिव। ये सोडियम मेटाबोरेट के ट्राइमर है, ये जनरली इसके बाद रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बीड का एक पार्ट है बट दे डोंट रिएक्ट। द रिएक्टिंग पार्ट इज इट्स ए B2O3, इट्स ए B2O3। सपोज अगर इसने कॉपर के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करा तो इसने जनरेट क्या करा भाई, CuBO2 यहां पे एक सस्पेंस है। सस्पेंस क्या है, अगर तुमने इसे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग, फ्लेम के दो पार्ट्स हो सकते हैं, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग। अगर तुमने लैब में कभी काम करा तो तुम्हें याद होगा कि भाई फ्लेम के ना दो पार्ट्स हो सकते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, जो ब्लू कलर का दिख रहा, इस वाली साइड पे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे ऑक्सीजन है, इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और फ्लेम के बीच का हिस्सा थोड़े पीलेपन के साथ होते हैं, ये हिस्सा थोड़ा पीला सा होता है। ये रिड्यूसिंग फ्लेम है, इसके अंदर ऑक्सीजन के होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। या फिर कह सकते हैं यहां पे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, अनबर्न्ड कार्बन है, या फिर अनबर्न्ड कार्बन है। तो अगर तुमने इसे उस वाली पार्ट में गर्म करा जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, यानी कि जहां पे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, तो ये कन्वर्ट हो जाना है COBO2 के अंदर। लेकिन अगर तुमने रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर करा तो ये मेटेलिक कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। तो तुम्हें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर प्लेस पे इसकी हीटिंग होनी चाहिए और प्रॉपर इंटरवल तक होनी चाहिए। अगर तुमने ज़्यादा हीट कर दी जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर तुमने कम करी जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये इसकी कहानी है। क्या ये सबके लिए वैलिड है? आंसर है नहीं। क्या ये यूनिवर्सल है? आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सल है? आंसर है नहीं। ये सिर्फ कलर्ड सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है। इसमें जो रिएक्टिंग पार्ट है वो कौन से? B2O3। इसने क्या क्रिएट करना है? कलर्ड पार्ट, कलर्ड सब्सटेंस क्रिएट करना है। क्या इसे किसी और सॉल्ट से रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बोले तो ये सोडियम अमोनिया, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका नाम क्या है? इसकी आईपीएसी नेम क्या है? तो इसके आईपीएसी नेम लिख सकते हैं सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये काम कर सकते हैं। और इसने जनरेट क्या करना है? इसने जनरेट करना है NaPO3। क्या कह सकते हैं इसे? सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट। इसने भी वैसा ही काम करना है जैसे बोरेक्स बीट है। लेकिन अभी बोरेक्स बीट के अंदर एक चीज बच गई। उसकी प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं उसे? तो सबसे पहले क्या करा, एक प्लैटिनम वायर है, ये प्लैटिनम वायर है, ये एक फ्लेम है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाली और इसे इसके साथ गर्म करा ताकि कोई इम्प्योरिटी वगैरह रह न जाए। एक बार ही तुमने ये फाइंड आउट कर ली कि कोई इम्प्योरिटी रह न जाए, तो तुमने क्या करा, इसके ऊपर थोड़ी सी बोरेक्स डाल दी और बोरेक्स डाल के तुमने इसे गर्म करा, वापस गर्म करा। जब तुमने इसे गर्म करा तो ये एक छोटा सा पार्ट है जो एक ट्रांसपेरेंट बीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तुमने फिर से सॉल्टी, फिर से गर्म करा, फिर से सॉल्टली, फिर से गर्म करा और बार बार करा। तो अब ये जो बीड है वो थोड़ी बड़ी सी हो गई। अब ये बीड थोड़ी बड़ी सी हो गई। तो हम एक बार में ज़्यादा सॉल्ट ले सकते? आंसर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने एक बार में ज़्यादा सॉल्ट लिया तो बाहर के साइड पे तो वो बीड के अंदर कन्वर्ट होगा, बट द सेंट्रल पार्ट विल रिमेन एज ए बोरेक्स। तो हमें एक बड़ा बीड बनाने के लिए छोटे छोटे बीड्स को जमा करना है। एक बार ये बीड जमा हो गई तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये अपना स्टेज 1 है, इसे कह सकते हैं स्टेज 1, जहाँ पे हमने क्या करा, प्लैटिनम वायर ली और इसे हिट करा। किसके साथ? बोरेक्स के साथ। प्लैटिनम वायर प्लस बोरेक्स, ये हमें भी हिट होता हुआ दिख रहा।
दूसरे स्टेज में ये हमें ट्रांसपेरेंट बीड के फॉर्म में दिख जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट बीड है। जब इसके ऊपर हमने कोई सॉल्ट लगाई, सपोज हमने यहां पे कॉपर का सॉल्ट लिया, कॉपर की सॉल्ट ली, इसे वापस गर्म कराओ, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। जो बाहर की फ्लेम है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। तुम देखोगे ये अब तक ब्लू दिख रहा। सॉल्ट के अंदर जब तुमने इसे गर्म करा, जो फाइनल पार्ट है, फाइनल पार्ट में ये हमें जो ट्रांसपेरेंट बीड थी वो हमें अब इस तरीके से दिख रही है। जो ट्रांसपेरेंट बीड थी वो हमें इस तरीके से दिख रही है। यहाँ पे हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हमने बोरेक्स ज़्यादा यूज कर ली, अगर हमने बोरेक्स ज़्यादा यूज कर ली या सॉल्ट ज़्यादा यूज कर ली, दोनों में से कुछ भी, सॉल्ट भी हमें काफ़ी कम लेना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट ले ली। अगर हमने बोरेक्स ज़्यादा यूज कर ली तो ट्रांसपेरेंट बीड जो है वो बाहर की साइड पे बन सकता है, अंदर की साइड पे नहीं। और अगर हमने सॉल्ट ज़्यादा यूज करी तो ये ट्रांसपेरेंट की जगह एक डार्क सी ओपेक सॉलिड स्ट्रक्चर बन के रह जानी है, और वो हमारे किसी पर्पस का होना नहीं। तो यहाँ पे वापस चीजों को समराइज करते हैं। दिस वन इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट आयंस ऑफ अ सेम मेटल इफ दे आर कलर्ड इन द सॉल्यूशन और इन द सॉलिड स्टेट। और इसमें एक चीज और भी नोटिस करने की बात है कि जो रिएक्शन है वो B2O3 के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि B2O3 नॉन इनफ्लेमेबल है। ये चाहे कितने भी टेम्परेचर हो, इसके खुद के अंदर आग नहीं लग सकती, ये इनफ्लेमेबल नहीं है, तभी ये वहाँ पे हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्ट कर सकता है। हम इसकी जगह ऐसी कोई चीज़ ले लें जो वोलेटाइल हो या इनफ्लेमेबल हो तो वो हमारा पर्पस पूरा नहीं कर सकती।